कहते हैं पुलिस जब अपने पर आती है तो बड़े से बड़े क्रिमिनल अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि पुलिस किसी से वो जुर्म कबूल करा ले जो उसने किया ही ना हो, और उस गलती की कीमत एक बेगुनाह इंसान को अपनी जिंदगी के 20 साल जेल में रहकर चुकानी पड़े। जबकि वहीं असली मुजरिम 23 साल तक कानून की नजरों से दूर खुली हवा में सांस लेता रहा। ये केस अमेरिका के उन रेयर और ट्विस्टेड केसेस में से एक है जहां 18 साल की एंजी डॉज के रेप और मर्डर के बाद पुलिस को असली किलर तक पहुंचने में पूरे 23 साल लग गए। और इस केस में सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि विक्टिम की मां ने ही अपनी बेटी के कन्विक्टेड मर्डर के लिए जस्टिस की लड़ाई लड़ी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें गलत नहीं बल्कि असली मुजरिम को जेल के अंदर देखना था। There's not one speck of evidence on Angie that belongs to Chris Tapp. It belongs to one individual. और इस केस का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू बनी एक छोटी सी सिगरेट जिसने 23 साल बाद एंजी डॉज के असली किलर को जेल के अंदर पहुंचा दिया। आइडाहो फॉल्स अमेरिका के वेस्टर्न रीजन में बसा लगभग 50-60 हजार की पॉपुलेशन वाला एक छोटा सा टाउन है जहां नेबर्स एक दूसरे को नाम से जानते हैं और सेफ्टी इतनी ज्यादा है कि लोग अपने घर का दरवाजा तक भी रेयरली लॉक करते हैं। इसलिए यहाँ क्राइम ज्यादातर सिर्फ खबरों में ही सुना जाता है। लेकिन 13 जून 1996 का दिन पुलिस और आइडाहो फॉल्स के लोगों के लिए बिल्कुल अलग होने वाला था। 13 जून की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास पुलिस को रेडियो पर आइडाहो फॉल्स के अपार्टमेंट 204 में एक सस्पिशियस डेथ रिपोर्ट होती है। Angie Dodge was raped and murdered. Someone had raped and killed her. Angie's throat was cut. In her Idaho Falls apartment. रेडियो पर कॉल मिलते ही आइडाहो फॉल्स पुलिस की टीम फौरन लोकेशन पर पहुंचते हैं। ऑफिसर्स जैसे ही उस अपार्टमेंट में एंटर करते हैं, सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर बने लिविंग रूम को चेक किया जाता है और वहां सब सामान अपनी जगह पर रखा हुआ था। कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई स्ट्रगल के निशान नहीं। इसके बाद जैसे ही ऑफिसर्स इस चेयर से ऊपर उस अपार्टमेंट के बेडरूम तक पहुंचते हैं तो बेडरूम का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था और अंदर जो मंजर था वो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग और ब्रूटल था। अंदर 18 साल की एंजी डॉज की बॉडी अपने बेडरूम के फ्लोर पर पड़ी हुई थी। खून में सने एंजी के सॉफ्ट टॉयज और चारों तरफ दीवारों पर खून के निशानों से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि क्राइम सीन कितना ज्यादा वायलेंट था। एंजी की शर्ट और स्वेटपैंट्स आधे उतरे हुए थे जो इस बात की तरफ इशारा करते थे कि उस पर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। एंजी के शरीर पर 14 वुंड्स थे जो ये दिखाते थे कि उसने अपनी जान बचाने के लिए काफी स्ट्रगल किया था। यहाँ तक कि उस वक्त वहाँ मौजूद पुलिस ऑफिसर्स का कहना था कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे पहले इतना ज्यादा वायलेंट क्राइम सीन कभी नहीं देखा था, क्योंकि पुलिस को अपार्टमेंट में कोई भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं मिले। इससे दो बातें बिल्कुल क्लियर थी, या तो एंजी ने खुद दरवाजा खोला था और एंजी उसे पहले से जानती थी, या फिर कातिल इतना ज्यादा शातिर था कि वो बिना किसी शोर शराबे के घर के अंदर दाखिल हुआ था। पुलिस ने उसी दिन बिल्डिंग के बाकी 4-5 अपार्टमेंट के लोगों से पूछा भी कि क्या उन्होंने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी थी। हैरानी की बात ये थी कि किसी ने कुछ भी नहीं सुना था। लेकिन फॉर्चुनेटली इस केस में पुलिस के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉरेंसिक लीड थी और वो था किलर का डीएनए। फॉरेंसिक टीम ने एंजी की बॉडी और क्राइम सीन से सीमन और प्यूबिक हेयर का सैंपल कलेक्ट किया था और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का कहना था कि क्राइम सीन पर मिले सीमन की क्वालिटी इतनी प्रिस्टीन यानी साफ थी कि इससे ये कहा जा सकता था कि असॉल्ट के दौरान किलर ने एंजी पर इजैक्यूलेट किया था। बट शॉकिंगली इतने स्ट्रॉन्ग बायोलॉजिकल और फिजिकल एविडेंस होने के बावजूद भी फिलहाल पुलिस के पास कोई भी स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट मौजूद नहीं था। एंजी इस अपार्टमेंट में सिर्फ 3 हफ्ते पहले ही शिफ्ट हुई थी। एंजी की मॉम कैरल डॉज ने उसे हाउस रूल्स तोड़ने की वजह से 3 हफ्ते पहले ही घर से निकाल दिया था, लेकिन एक दिन पहले ही एंजी ने अपनी मॉम के घर विजिट करके दोनों के बीच हुए झगड़े को सॉर्ट आउट कर लिया था। और अपनी मॉम से मिलने के बाद 12 जून की रात एंजी ने अपने अपार्टमेंट में कुछ फ्रेंड्स के साथ पार्टी भी की थी। ये कोई लाउड म्यूजिक या वाइल्ड पार्टी नहीं थी, बस एक नॉर्मल सा फ्रेंड्स गेट टुगेदर था और सारे फ्रेंड्स जल्दी ही अपने अपने घर चले गए थे। एंजी का फ्रेंड सर्कल काफी बड़ा था, वो काफी लाउड और आउटगोइंग लड़की थी, लेकिन किसी के साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ही कोई ऑब्वियस एनिमी था। हाँ, कुछ हफ्ते पहले एंजी का ब्रेकअप जरूर हुआ था, लेकिन वो एक हेल्दी रिलेशनशिप था और दोनों ने अच्छे टर्म्स पर ब्रेकअप किया था।
और इन्वेस्टिगेशन के शुरुआती दिनों में डीएनए मैच ना होने की वजह से पुलिस ने एंजी के एक्स बॉयफ्रेंड को सस्पेक्ट लिस्ट से हटा दिया था। पुलिस ने इसके बाद करीब 100 से ज्यादा डीएनए सैंपल कलेक्ट किए। एंजी के दोस्त, पड़ोसी और हर उस आदमी का डीएनए सैंपल लिया गया जो एंजी को जानता था। बट एक भी सैंपल मैच नहीं हुआ। 6 महीने बीत गए लेकिन पुलिस के हाथ एक भी सॉलिड क्लू नहीं लगा। जनवरी 1997 में एंजी के मर्डर के करीब 7 महीने बाद पुलिस को एक लीड मिलती है। निवाडा पुलिस ने एंजी के सोशल सर्कल से जुड़े एक फ्रेंड बेंजामिन हॉब्स को नाइफ पॉइंट पर रेप करने के आरोप में अरेस्ट किया था और इस केस में क्राइम करने का तरीका एंजी के मर्डर से काफी सिमिलर था। इसके साथ ही पुलिस ने ये बात भी नोटिस की कि हॉब्स एंजी की फ्यूनरल में भी मौजूद था। अक्सर क्राइम केसेस में ये देखा गया है कि कुछ किलर्स क्राइम के बाद विक्टिम की फ्यूनरल में जाते हैं जिससे उन्हें एक तरह की साइकोलॉजिकल प्लेजर मिलती है और इन्हीं सब साइंस के बेस पर पुलिस को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि हॉब्स ही वो किलर हो सकता है जिसकी उन्हें तलाश थी। लेकिन इंटरोगेशन के दौरान हॉब्स ने एंजी के मर्डर में किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट से साफ इनकार कर दिया। उसके स्टेटमेंट्स क्राइम सीन से मिले एविडेंस से मैच ही नहीं करते थे। The murder of Angie Dodge. Well, and I wouldn't kill my friends. I'm sorry. Who do you really think killed her if it wasn't you? I don't know. I'm not going to point finger at nobody because I really don't know. I'm not going to accuse somebody like I'm being accused. Why do you think somebody would want to kill her? I have no clue. It blew my mind because Angie was friends with everybody. She had no enemies. लेकिन पुलिस की नजर में हॉब्स अभी भी प्राइम सस्पेक्ट बना हुआ था। इवन दो फॉरेंसिक टेस्टिंग में ये क्लियर हो चुका था कि हॉब्स का डीएनए एंजी की बॉडी से मिले डीएनए से मैच ही नहीं करता था। फिर भी पुलिस हॉब्स को पूरी तरह से क्लीन चिट देने को तैयार नहीं थी और इसीलिए पुलिस ने हॉब्स के क्लोज फ्रेंड क्रिस्टोफर टैप को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया। पुलिस को लग रहा था कि शायद टैप उन्हें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे देगा जिसके बेसिस पर वो हॉब्स के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग केस बिल्ड कर पाएंगे। बट एट दिस पॉइंट क्रिस्टोफर टैप सस्पेक्ट नहीं था बल्कि एक विटनेस था। लेकिन टैप ने इस केस में हॉब्स की तरह ही अपनी किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट से डिनाई कर दिया। और तो और टैप का डीएनए भी एंजी की बॉडी से मिले डीएनए से मैच नहीं हुआ। बावजूद इसके पुलिस ने टैप को कहा कि उनके पास हॉब्स के खिलाफ काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद हैं। And who did what, how, when, where, and why. क्योंकि अभी तक क्राइम सीन से मिला डीएनए किसी से आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, इसलिए पुलिस की थ्योरी थी कि शायद कोई थर्ड पर्सन इसमें इन्वॉल्व है जिसका नाम टैप उनसे छुपा रहा है। और इसीलिए पुलिस ने लगभग 1 महीने के अंदर टैप को करीब 9 बार इंटरोगेशन के लिए बुलाया। और इसी दौरान टैप के 7 पॉलीग्राफिक टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट भी लिए गए। इतने प्रेशर के बाद धीरे धीरे टैप की बताई हुई स्टेटमेंट्स और स्टोरीज में चेंजेस आने शुरू हुए, बिल्कुल वैसे ही जैसा शुरू से पुलिस चाह रही थी। और यहीं से सच और झूठ के बीच की लकीर धीरे धीरे धुंधली होने लगती है। पुलिस उसे बार बार क्राइम की डिटेल्स बता रही थी, वो चीजें जो सिर्फ किलर को पता होनी चाहिए थी, और धीरे धीरे वही डिटेल्स टैप की कहानी का हिस्सा बनने लगी। और इसी प्रेशर के बीच टैप अपने एक फ्रेंड का नाम लेता है, जेरेमी सर्गिस। पुलिस के लिए ये थर्ड पर्सन थ्योरी का पहला नाम था। बट अगेन जेरेमी का डीएनए भी एंजी की बॉडी से मिले फॉरेंसिक एविडेंस से मैच नहीं हुआ, इसलिए पुलिस ने जेरेमी को इस केस से ड्रॉप कर दिया। अब बचा था सिर्फ क्रिस्टोफर टैप। आखिरकार लंबे प्रेशर और कंफ्यूजन के बीच टैप ने फाइनली पुलिस को एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उसने कहा कि उसने ही एंजी के चेस्ट पर चाकू मारा था। अभी तक पुलिस के पास हॉब्स या जेरेमी किसी के भी खिलाफ कोई भी बायोलॉजिकल या फिजिकल एविडेंस नहीं था। इसी वजह से पुलिस उन दोनों के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकती थी। लेकिन पुलिस के पास अब टैप का कन्फेशन मौजूद था। फरवरी 1997 में क्रिस्टोफर टैप को फर्स्ट डिग्री मर्डर और रेप के चार्जेस में कोर्ट ने 30 इयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी। लेकिन एंजी की मॉम कैरल डॉज कोर्ट के इस फैसले से खुश नहीं थी।
dare he ask to spare his life when Angie begged for hers? How dare he? क्योंकि वो चाहती थी कि टैप को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए थी और अभी भी उन्हें लगता था कि टैप किसी तीसरे इंसान का नाम पुलिस से छुपा रहा है, इसलिए वो बस उस इंसान को जेल में देखना चाहती थी जिसका डीएनए एंजी की बॉडी से मिला था। और इसी वजह से कैरल डॉज ने खुद इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला लिया। उन्होंने इस केस से जुड़ी सारी रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करना शुरू किया, लेकिन काफी टाइम तक उनके हाथ कुछ खास नहीं लगा। फिर 2008 में लगभग 12 साल बाद इस केस में एक टर्निंग पॉइंट आता है, जब कैरल डॉज क्रिस्टोफर टैप के इंटरोगेशन टेप्स को देखना शुरू करती हैं। उन्होंने नोटिस किया कि असल में टैप को क्राइम के बारे में कुछ पता ही नहीं था, वो बस वही चीजें रिपीट कर रहा था जो पुलिस उसे जाने अनजाने में बताती जा रही थी। यहाँ तक कि पॉलीग्राफिक टेस्ट के दौरान भी उससे कहा गया कि अगर उसने सच नहीं बोला तो उसे गैस चैम्बर में डाल दिया जाएगा। ये एक क्लियर थ्रेट था और ऐसे प्रेशर में कई लोग फॉल्स कन्फेशन दे देते हैं। 2008 तक आते आते डीएनए टेक्नोलॉजी इतना प्रोग्रेस कर चुकी थी कि अब इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से कई पुराने क्राइम केसेस सॉल्व किए जा रहे थे। और इसी साइंटिफिक अप्रोच के साथ कैरल डॉज फॉरेंसिक डीएनए एक्सपर्ट डॉक्टर ग्रेग हैम्पिकिन की हेल्प लेती हैं। डीएनए रीएग्जामिनेशन में डॉक्टर ग्रेग ने ये क्लियर किया कि क्राइम सीन पर सिर्फ एक ही आदमी का डीएनए था और साइंस के मुताबिक ये एक लोन किलर का केस था, ना ही ग्रुप असॉल्ट का। इसके साथ ही फॉल्स कन्फेशन एक्सपर्ट स्टीवन ड्रिजन ने टैप की इंटेरोगेशन टेप्स भी देखी और ये सामने आया कि पुलिस टैप को क्राइम की डिटेल्स खुद ही फीड कर रही थी, जब तक कि टैप की कहानी पुलिस की थ्योरी से मैच ना हो जाए। कैरल डॉज ने कोर्ट से लेकर हर वो कानूनी दरवाजा खटखटाया जहां से उन्हें इंसाफ की उम्मीद थी और आखिरकार 2017 में उनकी पहली बड़ी जीत हुई। कोर्ट को यह मानना पड़ा कि टैप का जो कन्फेशन इस केस की बुनियाद था वो वैलिड नहीं था और इसी के चलते कोर्ट ने एक लीगल एग्रीमेंट के साथ क्रिस्टोफर टैप पर लगी रेप की कन्विक्शन को हटा दिया और 22 मार्च 2017 को उसे जेल से रिलीज कर दिया गया। Christopher Tapp was received with applause as he stepped outside for the first time as a free man after spending the last 20 years in prison. लगभग 20 साल बाद क्रिस्टोफर टैप जेल से बाहर तो आ गया था, लेकिन उसके ऊपर से मर्डर का चार्ज अभी तक नहीं हटा था। कैरल डॉज और क्रिस्टोफर टैप दोनों जानते थे कि जब तक असली गुनहगार सामने नहीं आ जाता तब तक ये लड़ाई पूरी नहीं होगी और कहते हैं ना, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, एक दिन सवेरा जरूर होता है। और इस केस में रोशनी की वही किरण बनी सीसी मोर। एंजी डॉज की मां कैरल डॉज इस केस के लिए जेनेटिक जीनियोलॉजिस्ट सीसी मोर से कांटेक्ट करती हैं। सीसी मोर जेनेटिक जीनियोलॉजी के जरिए अमेरिका के कई पुराने कोल्ड क्राइम केसेस सॉल्व कर चुकी थी। जेनेटिक जीनियोलॉजी नॉर्मल डीएनए टेस्टिंग से काफी अलग होती है। जहां नॉर्मल डीएनए टेस्टिंग में पुलिस सीधा एक आदमी का डीएनए मैच करती है, वहीं जेनेटिक जीनियोलॉजी में किसी एक इंडिविजुअल के डीएनए पर नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली ट्री को स्टडी किया जाता है। और इसी अप्रोच के साथ सीसी मोर ने एंजी डॉज के केस का डीएनए एक पब्लिक जीनियोलॉजी डाटाबेस में अपलोड किया। यहाँ डीएनए का काम किसी एक नाम को ढूंढना नहीं था, बल्कि उस डीएनए से मिलते जुलते फैमिली कनेक्शंस को आइडेंटिफाई करना था। सीसी मोर ने धीरे धीरे एक फैमिली ट्री बनाना शुरू किया और कुछ ही वक्त में उनके सामने कॉमन एंसेस्टर का नाम आता है, क्लैरेंस ऊसरे। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक किलर क्लैरेंस ऊसरे का ग्रैंडसन या ग्रेट ग्रैंडसन हो सकता था। बर्थ रिकॉर्ड्स और डेथ रिकॉर्ड की मदद से सीसी मोर ने उन सब लोगों को ट्रेस किया जो 1996 में 20 से 30 साल के बीच हो सकते थे। लिस्ट धीरे धीरे छोटी होती गई और आखिरकार सीसी मोर ने एक नाम पुलिस को दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक परफेक्ट मैच नहीं था। ये सीसी मोर के लिए उनके करियर का सबसे बड़ा झटका था। सीसी मोर ने एक आखिरी बार और कोशिश की। उन्होंने उस फैमिली ट्री को एक बार फिर से स्टडी करना शुरू किया और डीपली रिसर्च करने के बाद सीसी मोर को यह पता चला कि उसरे फैमिली के ही परिवार से एक 16 साल की लड़की शादी के बाद अलग हो गई थी और उसके बाद उस लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन यह बच्चा अपने बायोलॉजिकल फादर के साथ नहीं बल्कि अपने स्टेप फादर के साथ बड़ा हुआ था। इस वजह से उस बच्चे का सरनेम फैमिली रिकॉर्ड्स में ऊसरे नहीं बल्कि ड्रिप्स था। और यहीं पर इसी फैमिली ट्री से एक नाम सामने आता है, ब्रायन ड्रिप्स।
सीसी मोर के लिए इस बार कई चीजें एक साथ फिट बैठ रही थी। ब्रायन की एज क्राइम के वक्त सस्पेक्टेड एज रेंज में थी और सबसे इंपॉर्टेंट बात 1996 के आसपास ब्रायन ड्रिप्स आइडाहो फॉल्स में ही मौजूद था। इस बार सिर्फ सरनेम नहीं बल्कि एज, लोकेशन और टाइमलाइन सब कुछ मैच कर रहा था, लेकिन सिर्फ एक रिपोर्ट के आधार पर किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता था। इसलिए पुलिस को अब किसी भी तरह ड्रिप्स का डीएनए सैंपल चाहिए था। आइडाहो फॉल्स पुलिस ने ब्रायन का पीछा करना शुरू किया। पुलिस को पता था कि ब्रायन को स्मोकिंग की आदत है और यही उनके लिए सबसे बड़ा मौका था। पुलिस ने तब तक इंतजार किया जब तक ब्रायन ने अपनी कार से सिगरेट का बचा हुआ हिस्सा बाहर नहीं फेंका। जैसे ही ब्रायन वहां से गया, एक ऑफिसर ने उस सिगरेट को रिट्रीव कर लिया। इसके बाद उसे लैब भेजा गया ताकि उस पर मौजूद सलाइवा से डीएनए सैंपल निकाला जा सके और रिजल्ट वही आया जिसकी उम्मीद थी। ब्रायन का डीएनए क्राइम सीन से मिले 23 साल पुराने डीएनए से 100% मैच हो गया। एक सिगरेट के टुकड़े ने उस राज को खोल दिया जो 23 साल से अनसुलझा था। 15 मई 2019 को पुलिस ने ब्रायन ड्रिप्स को एंजी डॉज के मर्डर और सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस में अरेस्ट कर लिया। कोर्ट में ब्रायन ड्रिप्स ने जज के सामने बताया कि वो उस रात एंजी के फ्रेंड्स के घर से जाने के बाद उस अपार्टमेंट में एंटर हुआ था। उसने ये भी कहा कि वो उस वक्त कोकेन और अल्कोहल के नशे में था। ब्रायन ड्रिप्स का कहना था कि वो उस रात रेप करने की इंटेंशन से वहां गया था और उसका एंजी को मारने का पहले से कोई इरादा नहीं था। लेकिन जब एंजी ने शोर मचाया तो उसने अपने पॉकेट नाइफ का इस्तेमाल किया जिसमें एंजी की जान चली गई। आखिरकार 23 साल के लंबे इंतजार, एक माँ की सालों की लड़ाई और कई गलतियों से भरी इन्वेस्टिगेशन के बाद 8 जून 2019 को इस केस में कोर्ट ने अपना फैसला सुना ही दिया। कोर्ट ने ब्रायन ड्रिप्स को फर्स्ट डिग्री मर्डर और रेप के चार्जेस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1996 में पुलिस के लिए ब्रायन ड्रिप्स कोई अनजान शख्स नहीं था। वो एंजी के घर के पास ही रहता था और उस वक्त पुलिस ने उससे पूछताछ भी की थी और उसका डीएनए सैंपल भी लिया था। लेकिन ड्रिप्स ने तब पुलिस को कहा था कि वो उस रात सो रहा था और पुलिस ने उस पर यकीन कर लिया क्योंकि उसने इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट किया था और डीएनए सैंपल दे दिया। लेकिन उस वक्त की टेक्नोलॉजी और 1000 से ज्यादा सैंपल्स के ढेर में वो एक फाइल कहीं दबकर रह गई और पुलिस ने साइंस से ज्यादा क्रिस्टोफर टैप के फॉल्स कन्फेशन पर यकीन कर लिया। अब एक सवाल जो शायद आपके मन में भी आ रहा होगा कि क्रिस्टोफर टैप का क्या हुआ। कोर्ट ने क्रिस्टोफर टैप के मर्डर कन्विक्शन को पूरी तरह हटा दिया। आइडाहो फॉल्स पुलिस के मेयर और पुलिस चीफ ने पब्लिकली और पर्सनली क्रिस्टोफर टैप से माफी मांगी और साथ ही उन्होंने क्रिस्टोफर टैप को $11.7 मिलियन का कंपनसेशन देने का फैसला किया। यह आइडाहो फॉल्स की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सेटलमेंट था। उन्होंने ये भी माना कि सिस्टम से एक बहुत बड़ी चूक हुई जिसने एक बेगुनाह से उसकी जिंदगी के पूरे 20 साल छीन लिए। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सच अक्सर आंखों के सामने ही होता है, बस उसे पहचानने के लिए सही नजर चाहिए। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए केस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।